नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार। जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। तो देखिए अपन जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार क्या होता है कि जीन उत्परिवर्तन के आणविक आधार का जो अर्थ है डीएनए में पाए जाने वाले यानी डीएनए में उपस्थित N2 क्षारक में परिवर्तन हो जाए। यानी डीएनए में N2 क्षारक पाए जाते हैं A, G, C, T। अगर इनके क्रम में कोई परिवर्तन होता है तो N2 क्षारक में परिवर्तन होना ही एक तरह से जीन उत्परिवर्तन को दर्शाता है। यानी नाइट्रोजन क्षारकों का बदलना, तो नाइट्रोजन क्षारक जब बदलेंगे तो जो उन जीन में जो नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होंगे तो वह जीन की संरचना भी बदल जाती है, क्योंकि जीन भी किससे मिलकर बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षारकों से। जब क्षारक बदलेगा तो जीन भी बदलेगा। जब डीएनए में पाए जाने वाले एक N2 क्षारक में परिवर्तन हो जाता है तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगर एक नाइट्रोजन क्षारक में ही परिवर्तन हो, एक में हो, तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। जीन में उत्परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डिलेशन यानी कि विलोपन। जब एक सामान्य डीएनए में से एक से अधिक N2 क्षारक हट जाए तो इसे विलोपन कहते हैं। यानी कि डीएनए होगा, अगर उस डीएनए में से एक N2 क्षारक हटे या एक से अधिक N2 क्षारक हटते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपन विलोपन या डिलेशन कहेंगे, क्योंकि विलोपन यानी कि लुप्त होना। किसका लुप्त होना? नाइट्रोजन क्षारकों का। तो देखिए देखते हैं अपन इस उदाहरण की सहायता से। जैसे अपन ने डीएनए लिया, डीएनए के अंदर दो रज्जुक पाए जाते हैं। जो रज्जुक होगा यानी कि एक तो होगा 3 डेज से 5 डेज, एक होगा 5 डेज से 3 डेज। यानी कि 3 डेज से 5 डेज वाला तो टेम्पलेट रज्जुक होगा और 5 डेज से 3 डेज वाला कोटलेकन रज्जुक होता है। नॉर्मल डीएनए या किसी भी डीएनए की बात करें अपन, तो जो मनुष्य का डीएनए होगा उस डीएनए में 2 रज्जुक मिलेंगे। अब देखिए अपन, और जो इसमें जो डीएनए होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नाइट्रोजन क्षारक। डीएनए के अंदर A, G, C, T नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि A नाइट्रोजन क्षारक T नाइट्रोजन क्षारक से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। G नाइट्रोजन क्षारक C नाइट्रोजन क्षारक से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। A का मतलब एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें विलोपन होना यानी कि जब डीएनए होगा, डीएनए में प्रेजेंट होंगे N2 क्षारक, तो इन N2 क्षारक से, जैसे कि मान लो अपने A और T का विलोपन हो गया इस डीएनए में, तो जो अगला बनने वाला जो डीएनए होगा उसे क्या कहेंगे अपन? म्यूटेंट डीएनए यानी कि उत्परिवर्तित डीएनए कहेंगे, क्योंकि इसमें जो उपस्थित N2 क्षारक हैं उन सभी का क्रम चेंज हो जाता है। तो देखिए अपन, जैसे कि A, T, C, G, T, फिर इसका क्या हुआ? यहाँ पर विलोपन हो गया, यानी कि ये हट गए। तो हटने से ये हट गया तो फिर क्या आ गया? T, A, C, G। तो इससे क्या होगा? पूरे जो N2 क्षारक होंगे उनका क्रम चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के बिंदु उत्परिवर्तन को विलोपन या डिलीशन कहते हैं। अगर इस प्रकार से जीन में उत्परिवर्तन हो तो इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन को डिलेशन विलोपन कहेंगे, यानी कि विलुप्त होना, यानी कि N2 क्षारकों का विलुप्त होना। जब N2 क्षारक विलुप्त होंगे तो जीन में
उत्परिवर्तन होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे विलोपन के बाद अगला इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन। जब एक सामान्य डीएनए में से एक या अधिक N2 सारक हट जाए या पुनः उल्टे क्रम में वापस जुड़ जाए तो इसे प्रतिलोमन कहते हैं। तो देखते हैं अपन इस उदाहरण की सहायता से, जैसे कि ये नाइट्रोजन सारक हैं, तो इस नाइट्रोजन सारक का क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया। प्रतिलोमन होने से यानी कि ए ऊपर था एडेनिन, तो ऊपर की ओर क्या चला गया टी, नीचे की ओर टी था तो क्या गया ए, तो इससे क्या बोलेंगे अपन, प्रतिलोमन। तो ये तो क्या हुआ अपना जो नॉर्मल डीएनए, और ये क्रम चेंज होने से क्या बना, म्यूटेंट डीएनए यानी कि उत्परिवर्तित डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार भी जीन उत्परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि जीन के अंदर भी N2 सारक ही प्रेजेंट होते हैं। जीन जो होगा वो डीएनए पर पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए के वो सबसे अधिक क्रियाशील खंड जो क्या करते हो, यानी कि अनुलेखन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि डीएनए के सर्वाधिक क्रियाशील भाग ही जीन कहलाते हैं। तो यानी कि इसमें N2 सारक होंगे यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो नाइट्रोजन सारकों से मिलकर बने होते हैं। इन्वर्जन के बाद यानी प्रतिलोमन के बाद अपन अगला देखें एडिशन यानी कि संयोजन। तो इसमें देखते हैं अपन, जब एक सामान्य डीएनए से एक या अधिक N2 सारक आकर जुड़ जाते हैं तो इसे एडिशन कहते हैं। तो जैसे कि TA N2 सारक जो होंगे उनका संयोजन हुआ तो ये डीएनए में आकर जुड़ गए, जैसे कि इस भाग पर आकर जुड़े, तो इससे क्या होगा, जैसे कि पूरे जो नाइट्रोजन सारक है उनका क्रम बदल जाएगा। जब नाइट्रोजन सारकों का क्रम बदलेगा तो डीएनए का क्रम बदलेगा, और जब डीएनए का क्रम बदलेगा तो डीएनए पर उपस्थित जो जीन होंगे उनका क्रम भी बदल जाता है, उनकी संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। तो देखो इसमें ATCG, अब यहाँ पर इसका क्या हो गया, TA का संयोजन हो गया, तो T आ गया, फिर बीच में फिर GCTAAC वही क्रम रहेगा, और नीचे वाले जो रज्जुक होगा उसका भी क्रम चेंज हो जाएगा। तो इससे जो डीएनए बनेगा, इस डीएनए को बोल देंगे अपन म्यूटेंट डीएनए यानी कि उत्परिवर्तित डीएनए। ये डीएनए जो होगा ये सामान्य होगा या नॉर्मल होगा। इसके बाद देखिए अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जब एक सामान्य डीएनए में पाए जाने वाले N2 सारक, यानी कि सामान्य डीएनए की बात करें अपन, तो उसमें उपस्थित जो N2 सारक होंगे उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो mRNA पर बनने वाले कोडोन भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। जब N2 सारक बदलेगा तो mRNA पर जो कोडोन्स होंगे उनमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे प्रोटीन के निर्माण की सही सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और एक असामान्य प्रोटीन बनती हैं। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार से संपन्न होता है। फर्स्ट देखिए अपन डिलेशन यानी कि विलोपन होना। जब डीएनए में उपस्थित N2 सारक लुप्त होंगे, जब N2 सारक विलुप्त हो जाएंगे तो उस पर जो प्रेजेंट जो जीन होगी उसमें भी परिवर्तन होगा। तो जब जीन में परिवर्तन होगा तो बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो देखिए डिलीशन समझते हैं अपन उदाहरण की सहायता से। तो नॉर्मल डीएनए होगा, इस नॉर्मल डीएनए में एक सिरा होगा 5 डेज से 3 डेज, दूसरा होगा 3 डेज से 5 डेज। तो एक जो रज्जुक होगा वो कोटलेखन रज्जुक, दूसरा जो होगा टेम्पलेट रज्जुक होगा, और टेम्पलेट जो रज्जुक होगा वही अनुलेखन की क्रिया में भाग लेगा, वही अनुलेखन की क्रिया द्वारा mRNA का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें जैसे T है तो mRNA के अंदर T के स्थान पर A है तो T के स्थान पर U आएगा, तो T तो आ ही नहीं सकता क्योंकि mRNA है, तो जो RNA होगा
आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक AGCU मिलते हैं। डीएनए में AGCT नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए में T के स्थान पर U यानी कि यूरेसिल N2 क्षारक पाया जाता है। तो अपन बात करें mRNA की, तो mRNA में A T से जुड़ेगा तो T तो आएगा नहीं, यहाँ पे यूरेसिल आएगा क्योंकि mRNA है। इधर G है तो C, A की जगह U, T, A। तो इस प्रकार कोडॉन्स का निर्माण होगा। तो अब देखो इसमें C और G का विलोपन होने से जो बनने वाले कोडॉन्स हैं, फर्स्ट कोडॉन तो वही रहेगा, लेकिन इसके बाद जब C और G का विलोपन होगा तो उससे इन कोडॉन्स का जो क्रम होगा वो परिवर्तित हो जाता है। जब कोडॉन्स का परिवर्तन होगा यानी कि mRNA पर कोडॉन्स होंगे तो mRNA पर जो कोडॉन्स होंगे उनका क्रम बदलेगा, तो बनने वाली प्रोटीन का क्रम भी बदल जाएगा। बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो सही प्रकार से नहीं बनेगी। कहने का मतलब जब एक सामान्य डीएनए में एक या अधिक N2 क्षारक का विलोपन हो जाए, यानी कि एक या अधिक N2 क्षारकों का क्या हो जाए, विलोपन, तो mRNA पर बनने वाले कोडॉन भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कोडॉन भी क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे असामान्य प्रोटीन बनती हैं। इसे विलोपन या डिलीशन कहते हैं। तो दिए गए उदाहरण में एक सामान्य डीएनए में mRNA पर कोडॉन क्रमशः कौन कौन से AUG, CUA, GCU, AGU बनते हैं। जब डीएनए में C और G का क्या कर दिया, विलोपन हो जाता है, तो ये mRNA में बनने वाले कोडॉन भी परिवर्तित हो जाते हैं और एक क्रम जो होगा AUG, UAG, CUA और लास्ट में GU बनते हैं। यानी कि वो दूसरा नाइट्रोजन क्षारक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन वास्तव में जो क्रम था पहले उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कैसे आया, C और G का विलोपन होने से। इसके बाद देखिए अपन डिलीशन के बाद एडिशन यानी कि संयुग्मन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर दूसरा पार्ट देखते हैं अपन। जब जुड़ेगा तो किस प्रकार परिवर्तन होगा। जब एक सामान्य डीएनए में एक या अधिक N2 क्षारक जुड़ जाते हैं तो इसे mRNA पर बनने वाले कोडॉन भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो डीएनए होगा, अगर इस नॉर्मल डीएनए से, तो इस नॉर्मल डीएनए के अनुसार जो mRNA बनेगा वो इस प्रकार के mRNA पर कोडॉन्स पाए जाएंगे। जब AT का संयोजन होगा तो A और T जब जुड़ेगा तो देखो आप इसमें यहाँ पर अपन ने क्या किया, A और T का संयोजन कर दिया। जब AT का संयोजन कर दिया तो जो mRNA पर जो पहले कोडॉन्स बने थे वो उन कोडॉन्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो बनने वाले कोडॉन्स परिवर्तित हो जाएंगे। जब AT का संयोजन होगा तो इसमें जो mRNA होगा तो AUG, CUA, GCU, AGU, तो जो N2 mRNA पर जो कोडॉन्स होंगे तो ये इन कोडॉन्स का क्या होगा, क्रम चेंज हो जाएगा। तो जो उत्परिवर्तित जो mRNA होगा तो वहाँ पर जो क्रम होगा वो बदल जाता है, क्योंकि A और T N2 क्षारक के जुड़ने से। अगला देखेंगे अपन प्रकार प्रतिस्थापन। जब डीएनए में पाए जाने वाला एक N2 क्षारक अन्य N2 क्षारक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे प्रतिस्थापन कहते हैं और ये प्रक्रिया दो भागों में विभाजित रहती है। प्रतिस्थापन की प्रक्रिया दो भागों में विभाजित रहेगी। तो फर्स्ट देखें अपन इसमें सक्रांति। जब डीएनए में पाए जाने वाले एक प्यूरिन अन्य प्यूरिन में अथवा एक पिरिमिडिन अन्य पिरिमिडिन में परिवर्तित हो जाता है तो इसे ट्रांजिशन या सक्रांति कहते हैं। जैसे कि प्यूरिन जो क्षारक हैं A व G, पिरिमिडिन C व T, अगर A का प्रतिस्थापन G के द्वारा, G का A के द्वारा, तो
अगर पिरिमिडिन है तो C का T से, T का C के द्वारा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होगा N2 सारकों में, तो इसे अपन सक्रांति कहते हैं। दूसरा देखिए अपन अनुपतन, ट्रांसवर्जन, जब DNA में पाए जाने वाली एक प्यूरिन यानी कि एक प्यूरिन अन्य पिरिमिडिन में अथवा एक पिरिमिडिन अन्य प्यूरिन में परिवर्तित हो जाती हैं तो इसे अनुपतन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि A है तो A के स्थान पर क्या आना, T आ जाना, C है तो C के स्थान पर G का आ जाना, यानी कि A का प्रतिस्थापन T से, T का प्रतिस्थापन A से, G का प्रतिस्थापन C से, C का प्रतिस्थापन G से। क्योंकि G जो है वो प्यूरिन सारक है, C पिरिमिडिन है, T जो है वो भी पिरिमिडिन है और A प्यूरिन है, तो एक दूसरे से प्रतिस्थापित होना अनुपतन कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्परिवर्तजन।